अब यूक्रेन की बात करते हैं। जानकारी यह है कि यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है। लगातार रूसी सेना के हौसलों को तोड़ रहा है और इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। और इसी बीच ज़ेलेंस्की ने खतरनाक हथियारों की शॉपिंग लिस्ट नेटो देशों को भी भेज दी है। ज़ेलेंस्की का ऑर्डर भी कंफर्म हो चुका है, बस डिलीवरी होनी बाकी है। ज़ेलेंस्की की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट में कौन कौन से घातक हथियारों के नाम हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 4, 3, 2, 1, फायर। रूस का टैंक तबाह। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के हथियार रूस की सेना के लिए ऐसे काल बन रहे हैं। यूक्रेन में रूस के टैंक तबाह हो रहे हैं। रेड आर्मी के काफिले पर ताकतवर हमले हो रहे हैं। रूस के अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स गिरते दिख रहे हैं। ये वो महाविनाशक हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए। ये यूक्रेन के लिए रूस को रोकने वाले सबसे बड़े हथियार हैं। जेवलिन एनलॉक, 84, TB2 ड्रोन, स्ट्रिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेईस और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। यूक्रेन के ये वो हथियार हैं जो अभी ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई और एडवांस हथियारों की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट तैयार की है। हथियारों की वो शॉपिंग लिस्ट ऑर्डर के तौर पर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गई है। इस शॉपिंग लिस्ट में फाइटर जेट है, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए। इस धमाकों से भरी रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की की सीक्रेट शॉपिंग लिस्ट में मौजूद एक एक हथियार की जानकारी है जो पुतिन की सेना पर बहुत ही भारी साबित होने वाले हैं। ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में कौन-कौन से महाविनाशक हथियार हैं? कौन सा हथियार किस देश से आने वाला है? ज़ेलेंस्की के आर्म्स ऑर्डर की डिलीवरी की स्टेटस रिपोर्ट क्या है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के रण क्षेत्र में चलिए, जहां तबाह हुए रूस के जंगी साजो सामान गवाही दे रहे हैं। आखिर पुतिन की सेना राजधानी कीव में क्यों नहीं घुस पाई? कीव पर कब्जे वाले रूस के प्लान पर कैसे पानी फिर गया? यहाँ उन्होंने पहले कब्जा किया, यहाँ पर उन्होंने बेस बनाया, यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मर्ड व्हीकल को उतारे, यहाँ पर उन्होंने अपने टैंक उतारे, यहाँ पर अपने साजो सामान उतारे, यहाँ पर उन्होंने रसद उतारी। इस पूरे हवाई अड्डे को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, एक टैंक और भी है यहाँ पर। ये टैंक देखिए, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया है, जल गया है। इसके अलावा वी जो साइन होता है, वी साइन जो होता है वो रूस के टैंकों का साइन होता है। तो एक और टैंक दिखा रहा हूँ इधर। आप जिधर भी आप देखेंगे आपको चारों तरफ टैंक ही टैंक नजर आएंगे।
यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 महीना पूरा होने वाला है। इतने दिनों के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस की शुरुआती जीत पर यूक्रेन ने कैसे ब्रेक लगा दिया, इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन की फायर पावर को समझना पड़ेगा। यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले 20% ही फौजी ताकत रखता है, लेकिन पुतिन की सेना पर वो भारी पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये है यूक्रेन का TB2 ड्रोन जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 जिन्हें बेरे कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम कर दिया है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में भी TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। इस वक्त हम बोरोदयानका शहर में हैं, जो बेलारूस से सटा हुआ इलाका है, जहां रूस की सेना ने हमला किया था। सबसे करीब यही इलाका था। इस वक्त देखिए यहाँ पर एक डैम है और डैम के अंदर से कई मिसाइलें और ग्रेनेड निकल रहे हैं। यूक्रेन की सेना एक ऑपरेशन चला रही है जिसमें देखिए कांटों के जरिए इन मिसाइलों को देखिए निकाल रही है। अगर आपकी नजर जा रही हो, देखिए एक छोटी सी मिसाइल है और एक ग्रेनेड भी है यहाँ पर पड़ा हुआ, और ये बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिसमें हथियार हैं। रूस की सेना जब यहाँ से गई तो इन हथियारों को छोड़ करके गई है और इस डैम के अंदर उनको छोड़ दिया था। अब वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और देखिए ये एक छोटा सा ग्रेनेड, देखिए एकदम साबुत ग्रेनेड है जिसको कांटे से फंसा करके यूक्रेन की सेना इसको बाहर निकाल रही थी। रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी हैं जो रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइलें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन पहुंचाई हैं, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। इसलिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, ज़ेलेंस्की की हथियारों की शॉपिंग लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान है MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं।
ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस का मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मांग रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन भारी है। PT-91 5 किलोमीटर दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मांग रहे हैं, जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। वहीं अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की ने जिस बख्तरबंद गाड़ी का ऑर्डर दिया है उसका नाम है मेविक जैकल। मेविक जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की यह बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार साबित होने वाली है। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने शुक्रवार को पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क पर 2 रॉकेट दागे हैं। वहीं यूक्रेन के ओडेसा को रूस की नेवी अपना टारगेट बना रखी है। हमलों को देखकर तो यही लगता है कि काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ओडेसा को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबर की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 टॉम हॉक नाम के एंटीशिप मिसाइल की ऑर्डर दी है। टॉम हॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन की 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले पुरानी हैं, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्ट्रिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300, जो ज़ेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। ऐसे में अब
जब जेलेंस्की की शॉपिंग लिस्ट में मौजूद हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है, वो न सिर्फ यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे बल्कि रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं। आज एक तरफ जेलेंस्की की सीक्रेट शॉपिंग है, उसकी लिस्ट है, वो सामने आ गई है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने परमाणु बम का बटन लेकर दुनिया के सामने है। मौका था वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अंतिम संस्कार का। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को यूक्रेन पर हमले की तारीख ही बताई थी। 1.25 महीने से भी लंबे युद्ध के बाद रूस ने माना कि युद्ध में उसे नुकसान हुआ है, लेकिन इसी बीच पुतिन का अपने परमाणु बम वाले सूटकेस के साथ बाहर निकलना बड़ा संकेत दे गया। संकेत ये कि क्या हार के आगे परमाणु वॉर है। विनाश की तस्वीरें हैं। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर धधकती मौत की तस्वीरें हैं। आखिर इस महायुद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है? रूस यूक्रेन पर सभी तरीके के दांव चल रहा है, लगातार माइंड गेम खेल रहा है और अब यूक्रेन में रूस पर बर्बादी का बारूद बरस रहा है। महीने भर की जंग के बाद रूस को क्या मिला? बर्बादी, प्रतिबंध और जिल्लत, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी सेना ने 18,900 सैनिकों को मार गिराया है। नेटो ने 15,000 सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया है, तो खुद रूस अपने 2,000 फौजियों के शहीद होने का आंकड़ा पेश कर रहा है। रूस की इस क्षति का सीधा सीधा क्या मतलब है? सच्चाई खुद उसके मुंह से सुनिए, जो व्लादिमीर पुतिन के सामने ना होने पर दुनिया के सामने रूस का पक्ष रखते हैं। पुतिन के बदले बोलने वाले रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, इनकी बातों को गौर से सुनिए। We have significant losses of troops, and it's a huge tragedy for us. दिमित्री पेस्कोव का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में उनके देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है, जो किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। यूक्रेन के दावे पर गौर करें तो उसने अब तक 18,900 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यानी 44 दिन के युद्ध में हर दिन रूस 430 सैनिकों को खो रहा है। इसके ठीक उलट अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में रूस के 15,000 सैनिकों के मारे जाने की खबर थी। ये 15,000 सैनिक रूस ने लगभग 10 साल में खोए थे। ये हालत तब है जब हर दिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन $20 बिलियन खर्च कर रहे हैं। ये $20 बिलियन कुल 1.5 लाख करोड़ के बराबर हैं। यानी पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी पुतिन को वो सफलता नहीं मिल रही है, जैसा युद्ध की शुरुआत में पुतिन और उनकी इनर सर्कल ने सोचा था। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सामने आए। वो रूस की संसद के एक अहम सदस्य व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अंतिम संस्कार में शरीक होने आए। ये वही ज़ेलेंस्की थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को यूक्रेन पर हमले की तारीख बताई थी, महायुद्ध की भविष्यवाणी की थी। पुतिन का सामने आना एक बड़ी खबर है, क्योंकि माना जाता है कि महायुद्ध के बीच पुतिन परमाणु बम से सुरक्षित बंकर में रह रहे थे। और अगर पुतिन का सामने आना बड़ी खबर है, तो पुतिन के इस वीडियो में एक और संदेश छुपा है। इस सूटकेस को बहुत गौर से देखिएगा।
देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ये वही परमाणु ब्रीफकेस है जिसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। कमांड मिलने पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा सकती है। एक नहीं, दुनिया के कई शहर टारगेट किए जा सकते हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं ये ब्रीफकेस उनके साथ जाता है, जिससे अब परमाणु युद्ध की आशंका फिर जगने लगी है। वजह है युद्ध में रूस की सेना और उनके सैन्य उपकरणों का नुकसान। रूस के सैनिक जंग में अपने कमांडरों का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। गुस्साए रूसी सैनिक अपने ही हथियार नष्ट कर रहे हैं और तो और रूसी सैनिक अपने ही कमांडरों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन ने युद्ध में कई रूसी कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण, जंग के मैदान में कई जगहों से रूसी सेना पीछे हट रही है। कीव और चर्न्यू में तो रूस की सेना आधिकारिक तौर पर पीछे हो गई। Now, about two regions, Kiev and the Chernigov regions. So actually the troops were really withdrawn from that region as an act of a goodwill during the negotiations between two delegations, Russian and Ukrainian delegation. And it was an act of a goodwill just to lift tension from those regions, and in order to show that Russia is really ready to create comfortable conditions for continuation of negotiation. यूक्रेन में जो धमाके हो रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसका असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं हो रहा है। यूक्रेन के दावों पर गौर करें तो पता लगेगा कि 150 लड़ाकू विमान, 135 हेलीकॉप्टर, 698 टैंक, 1891 सैनिक गाड़ियां, 108 रॉकेट सिस्टम, 55 एयर डिफेंस सिस्टम और 111 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। रूस के टैंक तबाह हुए हैं, यहाँ पर बर्बाद हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनको कड़ा प्रतिरोध दिया था। यहाँ पर चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरी तरह से यूक्रेन की सेनाओं ने बर्बाद कर दिया। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं, और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए, आप जरा कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है और उसके बाद पांचवा टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेज के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। ये हालत तो तब है जब महायुद्ध में नेटो की एंट्री नहीं हुई है। हालांकि नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए रूस के आसपास फोर्स की तैनाती की है। ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लात्विया में नेटो के करीब 1,500 सैनिक हैं। लिथुएनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रोमानिया में नेटो के 1,000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। और इतना ही नहीं,
जरूरत पड़ने पर नेटो स्लोवाकिया में 2100, हंगरी में 1000, तो बुल्गारिया में 1000 सैनिक कभी भी उतार सकता है। इसके बावजूद यूक्रेन में मिसाइलें बरस रही है, रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हो रही है। रूस कीव के किले को फतह करने की पूरी कोशिश में है। रूस की रेड आर्मी हर वो तरकीब अपना रही है जिससे यूक्रेन के आखिरी किले पर उनका झंडा फहराया जा सके। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो और दूसरे देशों से हर तरह की मदद की मांग की है। Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються у чинних санкціях проти Російської Федерації. Але в тому-то і справа. Результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну. Але ж якби санкції працювали дійсно на 100%, то на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи. महायुद्ध में अगर नेटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है तो अमेरिका यूक्रेन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 7000 एंटी आर्म सिस्टम, 5000 जेवलिन एंटी आर्म सिस्टम, 7000 स्विच ब्लेड टेक्निकल अनमैन्ड एरियल सिस्टम, 7000 छोटे सैन्य हथियार, 5 करोड़ से ज्यादा गोला बारूद, 45,000 सुरक्षा कवच, हेलमेट और आर्टिलरी सिस्टम दे रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहनों में से पहला वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। एक सप्ताह पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के इस खास बख्तरबंद वाहन के लिए खास तौर से अनुरोध किया था। А ще страшніше, що досі ми не знаємо, скільки ще буде продовжуватись ця війна. ऑस्ट्रेलिया ने 4 बुशमास्टर ले जाने के लिए बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर ब्रिस्बेन से रवाना किए हैं। 20 Bushmasters to the Ukraine, and the idea will be to provide that support to keep people safe and to repel the Russians as quickly as possible from the Ukrainian territory. So out of the Ukraine as quickly as possible. We want to protect and defend the women and children of the Ukraine. यूक्रेन को फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम और नो फ्लाई जोन बनाने की जरूरत है, जो यूक्रेन की बड़ी डिमांड है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हालांकि नेटो ने अपनी जमीन पर पूरी तैनाती कर ली है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है।